एक एक्सपेरिमेंट हुआ था चूहों को लेकर। रैट्स को एक क्लिफ के ऊपर, एक पहाड़ी के ऊपर छोड़ दिया गया। बहुत सारे सैकड़ों चूहों को छोड़ दिया गया और ये देखा गया कि क्या ये चूहे क्लिफ से कूद जाएंगे या रुकेंगे। जब पहला चूहा इतना तेज था कि वो रुक ही नहीं पाया और सीधा जंप कर गया नीचे, पहाड़ से नीचे जंप कर गया, तो देखा गया कि उसके पीछे जितने भी चूहे थे सब उसके पीछे हो लिए और किसी ने नहीं सोचा कि आगे गिरना मतलब सुसाइड है। सब जंप करने लगे। पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 7 गोल्डन वर्ड्स हैं जो हर किसी के दिमाग में चलते हैं कि दे मस्ट नो समथिंग दैट आई डोंट। मतलब कि ऐसा जरूर कुछ तो होगा जो वो उसे पता है लेकिन मुझे नहीं पता, इसीलिए वो कूदा तो मैं भी कूद जाता हूँ। और ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। जब कोई शेयर ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, सारी वैल्यू इन्वेस्टिंग, इस शेयर की वैल्यू बाइंग क्या है, इसका सही प्राइस क्या है। आप बस ये सोचने लगते हैं कि ये ऊपर जा रहा है तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी ही। जो लोग इसे खरीद रहे हैं वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है, तो आप भी उनके पीछे हो लेते हैं। लेकिन अगर वो स्टॉक अचानक से नीचे गिरने लगे तो ना उस पहले चूहे को पता होता है ना हमें पता होता है कि निकलना कहाँ है, रुकना है कि नहीं रुकना है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सिस्टम होता है, वो रुक जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या आपके पास वो सिस्टम है? क्या आप रुक पाएंगे उस मोमेंटम जब ख़त्म होगा तो? इनको कहते हैं मोमेंटम बायर्स, स्विंग ट्रेडर्स। लेकिन अगर हम वैल्यू नहीं जानते तो हमें नहीं पता कि हम कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, कहाँ हमें निकलना है। तो इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्यों सीखनी चाहिए? ताकि आपको पता हो कि आपको रुकना कहाँ है। या तो अगर आप गलती से कूद भी गए तो आपके पास एक पैराशूट हो जो आपकी जान बचा सके। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ वैल्यू इन्वेस्टिंग। आसान भाषा में आप कैसे सीख सकते हैं किसी शेयर्स का ट्रू वैल्यू, लगभग उसके आसपास तो हम पहुँच ही सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने का ट्राई करेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में किसी शेयर का वैल्यू प्राइस कैसे निकाला जा सकता है। तो ये जो वीडियो है पूरा, ये जो सीरीज़ है जिसका ये पहला पार्ट है, चैप्टर नंबर 1 है वैल्यू इन्वेस्टिंग का। और इसमें जो भी जानकारी मैं दूंगा उसके 2 सोर्स हैं जो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। पहला सोर्स है ये बुक, सिक्योरिटी एनालिसिस बाय बेंजामिन ग्राहम। मतलब स्टॉक मार्केट की गीता, बाइबल और कुरान, ये बुक है सिक्योरिटी एनालिसिस। आप में से जो अभी देख रहे हैं वीडियो, इसमें से लगभग 0.1% लोग ये बुक पढ़ने का ट्राई करेंगे। बाप ट्राई ही नहीं करेंगे ज़्यादातर लोग। पर जो सीरियस पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं कहूँगा आपसे कि आप ये बुक लीजिए, 1 साल 2 साल लगाइए इसको पढ़ने में। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके सोच में कैसे चेंज आता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक दिन का गेम नहीं है। आप अगर सीख गए तो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और ये पीढ़ियों दर पीढ़ी ये काम आएगा। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग। और दूसरा सोर्स है श्री अश्वत्थ दामोदरन, यूट्यूब पे भी इनका वीडियोस आते हैं। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के जाने माने एक बहुत बड़े टीचर हैं, अमेरिका में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं। तो उन्होंने भी वीडियोस डाले हैं अंग्रेजी में। उनसे भी मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट लिया है और हिंदी में इसको आपको समझाने के लिए मैं ट्राई करूँगा। तो जैसा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के चैप्टर 1 में आपने पहली चीज़ क्या सीखी कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करना क्यों है। ठीक है, तो 3 तरीके के चूहे होते हैं, 3 तरीके के रैट्स होते हैं या 3 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। जो मार्केट में जो इन्वेस्टर होते हैं वो उनको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। पहले तो वो होते हैं जो प्राउड रैट्स कहा जाता है उनको, मतलब जो अपने आप पे प्राउड करते हैं कि हम मोमेंटम इन्वेस्टर हैं, हम मोमेंटम को खेलते हैं। जैसे चूहे तेज भाग रहे थे ना, तो जब स्टॉक तेज भागता है तो वो एंट्री कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि जब जो स्टॉक है वो जब तेज भागना बंद कर देगा तो हम एग्जिट कर लेंगे। है ये बहुत ही मुश्किल काम। जैसे ये चूहा बहुत ही तेज दौड़ रहा था तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ आके एकदम फट से रुक जाएगा। उतना मुश्किल काम अगर आप कर सकते हैं तो आप ये प्राउड रैट वाली कैटेगरी में, मोमेंटम इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि साइकोलॉजी क्या होती है कि क्राउड के साथ हो लेना है, भीड़ के साथ हो लेना है। मतलब अगर भीड़ कह रही है खरीदो तो खरीदना है, अगर भीड़ कह रही है बेचो तो बेचना है। क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी होती है कि भीड़ हमेशा सही होती है। आई एम बाइंग, यू आर बाइंग, आई एम सेलिंग, यू आर सेलिंग। मतलब सबको एक दूसरे को देखना पड़ता है कि क्राउड क्या कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा, हम क्या इंडिकेटर यूज़ करते हैं, RSI। मतलब अगर 50 से ज़्यादा है मतलब मोमेंटम है।
कोई स्टॉक अगर निफ्टी से स्ट्रांग है मतलब हम उसको बाई करते हैं। तो ये जो सारी टेक्निक्स है ये एक्चुअली में आपको ये दिखाती हैं कि मार्केट में अभी कौन सा स्टॉक है जिसमें ज़्यादातर लोग बेट लगा रहे हैं, ज़्यादातर लोग बोली लगा रहे हैं, ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड हैं। तो हम भी सोच लेते हैं कि अगर ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देयर मस्ट बी समथिंग, कुछ तो होगा जिसके कारण वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं। ये कैटेगरी जो होती है ये बहुत ही रिस्की है उस आदमी के लिए जिसको पता नहीं कि रुकना कहाँ है, निकलना कहाँ है। तो ये एक कैटेगरी है इन्वेस्टर्स की। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो है तो मोमेंटम इन्वेस्टर ही, मतलब जो भाग रहे हैं इस चूहों की तरह, ये सोच के कि कुछ तो इनको पता है तो हम भी उसी दौड़ में शामिल हो लेते हैं बिना उस कंपनी का फंडामेंटल देखे कि कंपनी करती क्या है, उसके स्टॉक का वैल्यू क्या है, उसी रेस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़े से स्मार्ट होते हैं पहले वाले ग्रुप से। किस नज़र में? इनको पता है कि एग्ज़िट के लिए कोई रूल बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ये एग्ज़िट के लिए रूल बनाते हैं। मतलब कि इनका रूल्स कैसे हो सकता है कि वीकली चार्ट पे 30 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो हम निकल जाएंगे, 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जब तक है हम एंट्री नहीं करेंगे, निकल जाएंगे। तो ऐसे कुछ रूल्स बनाता है। ये होते हैं दूसरे ग्रुप वाले। तो अगर आपको नहीं पता कि पहाड़ी का चोटी का अंत कहाँ पे है, आपको तो नहीं पता ना कि स्टॉक कहाँ पे रुक जाएगा ऊपर जाते जाते, और आपके पास अगर कोई सिस्टम भी नहीं है कि आपको पता रहे कि लास्ट कब आने वाला है, तो आप संभल जाइए, क्योंकि आप जब गिरेंगे तो यहाँ से सीधा नीचे ही पहुँचेंगे। स्टॉक्स का कोई सीमा नहीं होता गिरने का, इंसान और स्टॉक्स कितना गिरेंगे कोई नहीं जानता। तो इसीलिए तीसरे कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर बनना बहुत ज़रूरी है कि आप मान लीजिए कि मैं भी भीड़ के साथ यहाँ से जंप तो कर ही जाऊँगा, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि मैं यहाँ रुक जाऊँगा, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ और मैं ना पहचान पाऊँगा कि स्टॉक कहाँ पे रुकने वाला है, कहाँ पे उसकी जो जर्नी है वो ख़त्म होने वाली है। जोमेटो 250 जाएगा, 500 जाएगा, 1000 जाएगा, मुझे नहीं पता। एक बार ये मान लीजिए, बस उसके बाद आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग की जर्नी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपने पहन लिया है पैराशूट। पैराशूट मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब आपने अपने लिए एक बना लिया है जगह कि मैं पहले स्टॉक को एनालिसिस करूंगा कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, इस कंपनी की कीमत क्या है और अभी ये उससे कितना ऊपर मिल रही है। तो अगर मैं उससे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं खरीदूंगा तो मुझे कम से कम नीचे गिरने का ज़्यादा डर तो नहीं रहेगा। तो आप इस मामले में तो बच जाएंगे। तो ऐसा अगर आपने दिमाग बना लिया है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग आपके लिए है, और आपको ये उस सिचुएशन में बचा लेगी जब भीड़ पागल होके पागलों की तरह बाई कर रही होगी किसी ऐसे स्टॉक को जिसकी वैल्यू बहुत पीछे छूट गई होगी और जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही कम बचा होगा। ठीक है, तो इसीलिए करनी है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब क्वेश्चन आता है वैल्यू ऑफ व्हाट, किस चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं हम और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग का। तो हम किसी भी बिजनेस का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी बिजनेस का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो डेवलपिंग हो या ऑलरेडी डेवलप्ड हो। जैसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो ऑलरेडी बहुत बड़े बन गए हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं जो अभी बड़े बन रहे हैं, सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन वैल्यू उसी चीज़ की निकाल सकते हैं आप जो कैश जनरेट कर रही हो। ध्यान से सुनिएगा, जो कंपनी, जो बिजनेस, जो चीज़ कैश जनरेट कर रही हो, मतलब नगद कुछ बना के दे रही हो पैसा। मतलब कि जैसे एक पेंटिंग है जो मान लो किसी एक बड़े चित्रकार ने बनाई है, लेकिन उसकी जो कीमत होगी, उसकी जो वैल्यू होगी, कीमत, ये वर्ड है वैल्यू का सही मतलब कीमत, वो तो देखने वाले की आंखों में होता है कि इसकी क्या प्राइस लगाई जाए, लेकिन वो कोई कैश जनरेट करके नहीं दे रही, तो उसका आप वैल्यू इन्वेस्टिंग से आप उसकी कीमत तय नहीं कर सकते, वो देखने वाले की आंखों में है। बिटकॉइन, गोल्ड, ये कुछ कैश जनरेट करके नहीं दे रहे, ये डिमांड सप्लाई के कारण इनकी वैल्यू आती है। लेकिन जो शेयर्स हैं जिनके पीछे एक बिजनेस है, व्यापार है, वो तो कैश बना के दे रहे हैं ना अपने काम से। मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर कुछ सामान बेचता है और कुछ उसको आवक आती है, उसमें से उसका एक प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट का कुछ भाग वो खर्चा कर देते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और जो बाकी बचता है कैश, उसको या तो वो डिविडेंड के रूप में दे देते हैं या अपने बिजनेस में वापस से लगा देते हैं। वो जो कैश जनरेट कर रहे हैं उसी से निकालते हैं हम वैल्यू इन्वेस्टिंग से। वैल्यू क्या है उस कंपनी की, कीमत क्या है, सही कीमत।
और इसमें आपको अगर लग रहा होगा कि सभी लोग वैल्यू निकाल सकते हैं तो फिर शेयर की वैल्यू हमेशा उसके आसपास क्यों नहीं रहती। तो आप ये मान लीजिए कि शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को नहीं मानते और वैल्यूएशन पे काम नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है इस कंपनी की। तो अगर आप सीख गए तो आप उनमें से कुछ तो अलग करके ही जाएंगे ही। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सभी लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं या वैल्यूएशन देखते हैं। बहुत ही गिने चुने लोग देखते हैं। वैल्यूएशन एक्चुअली सुनते ही साथ लगता है कि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बोरिंग टॉपिक है, क्यों निकालना किसी कंपनी का वैल्यूएशन। और जब वैल्यूएशन निकालोगे तो वो जो अभी प्राइस चल रहा है उससे बहुत ही नीचे आएगा, तो ऐसे भी दुख होता है कि ये तो उस प्राइस पे कभी आना नहीं है। लेकिन क्या टाटा मोटर 70 नहीं गया था क्या जोमेटो का स्टॉक 40 रुपीज़ नहीं गया था क्या? पहले 40 गया फिर 240 हुआ। तो जब 40 गया तब सस्ता था, जब 240 गया तब महंगा था। क्या आपको पता है क्या कहाँ पे सस्ता है कहाँ पे महंगा है? अगर आपको नहीं पता तो यही चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स अपने वैल्यू के नीचे नहीं जाते हैं। मार्केट हमेशा उसको स्टॉक को वैल्यू के नीचे भी लेके जाता है और अनाप शनाप वैल्यू भी देता है। आपको अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग समझ में आ गई तो आप इन मौक़ों को भुना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जे 3 ग्रुप्स ऑफ रैट्स मैंने आपको समझाया कि 3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। तो 3 अप्रोच क्या है वैल्यू इन्वेस्टिंग की? 3 अप्रोचेस होती हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की, जिसमें पहला अप्रोच का नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरे अप्रोच का नाम है रिलेटिव वैल्यूएशन और तीसरे अप्रोच का नाम है ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। इन तीनों तरह से आप किसी भी स्टॉक का ट्रू वैल्यू निकाल सकते हो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है इसको आप इस तरीके से देखिए कि वो जो कंपनी है जिसमें आप स्टॉक खरीदने वाले हैं वो अपने पूरे लाइफ टाइम में, मतलब पूरे जीवन काल में जितनी साल वो कंपनी काम करेगी, टोटल कितना कैश जनरेट करके देगी, वही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। मतलब उसके अंदर की कीमत। मतलब अगर आप एक बात करें, एक कामकाजी आदमी, एक जो आदमी जो 9 to 5 जॉब करता है, जिसकी सैलरी 12 लाख रुपए साल की है, मतलब 1 लाख रुपए महीने का नेट में उसको पैसा मिलता है, सब टैक्स काट के और सब कुछ काट के 1 लाख रुपए साल का मिलता है। तो 12 लाख रुपए उसको साल का मिलता है। अब अगर आप सोचें कि 20 साल उसकी सर्विस बची है, 20 साल, और 12 लाख रुपए उसको साल का मिल रहा है, मतलब वो अगले 20 साल में कितना कैश जनरेट करने वाला है? 12 लाख गुणित 20, 2 करोड़ 40 लाख। तो 2 करोड़ 40 लाख एक मोटा मोटी उसकी क्या हो गई वैल्यू। और उसके बाद उसको रिटायरमेंट के टाइम में, मान लो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो 2-3 करोड़ रुपए मिलेंगे एनपीएस के, तो वो भी आप जोड़ लीजिए। तो टोटल उसकी वैल्यू हो गई 4 करोड़ 20 लाख। तो आज अगर आप उस आदमी को खरीदना चाहते हैं उसकी जॉब के साथ साथ, कि आज से जो भी तू पैसे कमाएगा जॉब में वो मेरे हैं या उसमें से एक हिस्सा मेरा है, तो आपको उसको वैल्यू करना पड़ेगा। उसकी जो टोटल जो उसका लाइफ बचा है कामकाजी 20 साल, उसमें वो जितना कैश पाने वाला है वो, और आखिरी में जब वो अपने आप को जब रिटायर करेगा तो उसको जो पैसे मिलेंगे वो पैसे। तो इन दोनों को जोड़ के जो अमाउंट आएगा वो उसकी क्या है? वैल्यू है। तो जो कोई भी कंपनी जो आज ग्रो कर रही है, जो कैश जनरेट कर रही है, उसका आप देखेंगे कि ये कंपनी कितने साल तक काम करने वाली है, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी तो 100-200 साल काम करने वाली है। फिर भी आप 30-35 साल के लिए उसका वैल्यू निकालेंगे कि चलो 30 साल अगर ये काम करेगी तो ये कितना कैश जनरेट करेगी। इस अप्रोच में आप देखते हैं कि कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है और ये कैश जो जनरेट कर रही है ये किस दर से, किस रेट से आने वाले साल्स में इंक्रीज होगा। मतलब उस कंपनी का ग्रोथ रेट देखना होता है हमें। डिटेल में सीखेंगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन ये सब आपको देखना पड़ेगा। और लगभग कितने साल ये कंपनी काम करने वाली है, ये जो एसेट है जिसका आप वैल्यू निकाल रहे हो, इसकी लाइफ क्या है, 30 साल, 5 साल, 10 साल। जितना रिस्की एसेट होगा उतनी कम वैल्यू होगी। मान लो कोई एक ऐसा ट्रेंड है जो चेंज हो सकता है 5-10 साल में, तो उसकी वैल्यू कम होगी। लेकिन अगर कोई एक ऐसा थीम है, ऐसी स्टोरी है जो काफ़ी लंबा चलेगी, तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। कोई ऐसी थीम जो 100 साल चलने वाली है, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। ऐसी कोई कंपनी जिसका कैश फ्लो कंसिस्टेंट है, मतलब लगातार सेम या बढ़ते हुए आ रहा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, बजाय कि एक ऐसी कंपनी की जो कई साल निगेटिव कैश फ्लो देती है, कई साल पॉजिटिव कैश फ्लो देती है। तो कैश फ्लो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आप सीखेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग। एक मॉडल होता है जिसमें हम कैश फ्लो को, ये जो कैश फ्लो हम बात कर रहे हैं ना 30 साल के लिए आने वाला है, इसको डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट मतलब
थोड़ा कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? रिस्क भी तो है ना, हो सकता है किसी साल कम हो जाए, हो सकता है इस कंपनी में कुछ हो जाए, तो उसके लिए हम इस जो कैश फ्लो जो जोड़ रहे हैं हम 30 साल के लिए, उसको कुछ डिस्काउंट करेंगे। जैसे आप दुकान में जाके बोलते हो ना कुछ डिस्काउंट दो 20% 30%, तो मान लो टोटल नंबर आया 1 लाख करोड़ कंपनी का वैल्यू, तो आप उसको कुछ डिस्काउंट करते हो कि चलो 70,000 80,000 करोड़। किस बेसिस पे डिस्काउंट करना है वो सब कुछ मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ आपको। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं आसान भाषा में, एक आम आदमी के लिए जितना चाहिए। आपको कोई एनालिस्ट नहीं बन जाना है, आपको मोटा मोटी जब आप अपने सिस्टम से जब कोई स्टॉक खरीदो ना, तो ये आपको एक मदद करे पहचानने में कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, मैं कितना दूर खड़ा हूँ, अभी जो मेरे स्टॉक का प्राइस है वो ट्रू वैल्यू से कितना दूर खड़ा है। तो मार्केट फाइनली क्या करेगा, आपको इस वैल्यू को मार्केट दे देता है स्टॉक को। जितना ज़्यादा टाइम आप रखेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग में स्टॉक को, उतना ज़्यादा चांसेस आपके सफल होने के लिए, क्योंकि मार्केट पास उतना ज़्यादा टाइम होगा आपको सही करने के लिए। वरना तो क्या होता है, देखिए जब कोई स्टॉक भाग रहा होता है तो आपका दिमाग क्या बोलने लगता है कि खरीदो खरीदो निकल जाएगा स्टॉक, फोमो में आ जाते हैं आप, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कोई चीज़ छूट जाने का डर। तो वो डर आपके दिमाग से निकल जाएगा जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखेंगे तो। वरना आपको लगता है कि उनको कुछ पता है इसीलिए स्टॉक भाग रहा है तो मैं भी पीछे हो लेता हूँ, कहीं मैं पीछे छूट न जाऊँ। तो ये सब कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू जब निकालना आप सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू क्या है ट्रू कंपनी का। आप एक शेयर के लिए भी निकाल सकते हैं और पूरी कंपनी को खरीद रहा हूँ ये सोच के पूरी कंपनी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर एशियन पेंट 2 लाख करोड़ की कंपनी है और उसका एक शेयर 2200 का है, तो या तो आप उस एक शेयर का वैल्यू निकाल सकते हो कि अगर इसका ट्रू वैल्यू 3000 है कि 1500 रुपये है, या तो आप पूरी कंपनी का वैल्यू निकाल सकते हो कि पूरी कंपनी 1 लाख करोड़ की है, 3 लाख करोड़ की है, 5 लाख करोड़ की, कितने की वैल्यू है इस कंपनी की टोटल, और अभी ये 2 लाख करोड़ में मिल रही है, तो सस्ती है कि महंगी है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप ये पूरा सीरीज़ देखेंगे। तो दूसरा अप्रोच है रिलेटिव वैल्यूएशन का। अब इसमें नाम में यही है रिलेटिव, मतलब ये आपके रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव मतलब है किसी चीज़ से कंपेयर करना, मतलब आपका बच्चा किसी और के बच्चे से होशियार है कि नहीं, आप किसी और से ज़्यादा सुंदर है कि नहीं, जब आप कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एनालिसिस। आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप दूसरी कंपनी जो सिमिलर कंपनीज़ हैं उस कंपनी के जैसी और जो कंपनी है उनका देखते हैं फंडामेंटल, कि उनका पी रेशियो क्या चल रहा है, उनका प्राइस टू बुक क्या चल रहा है, उनके इतिहास में हिस्ट्री में उनका प्राइस टू बुक या प्राइस टू अर्निंग क्या था, उससे आप कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले पीटर लिंच का वैल्यूएशन आपको दिखाया था, जहाँ प्रॉफिट ग्रोथ को और पी रेशियो को देख के वैल्यूएशन निकालना सिखाया था उन्होंने। तो ये सब चीज़ हम देखते हैं, नंबर्स को कंपेयर करते हैं पी और पीवी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है कि सिमिलर कंपनी ढूंढना। मतलब अगर आप एशियन पेंट को वैल्यू करना चाह रहे हैं तो एशियन पेंट को आप किससे कंपेयर करेंगे, उसका पी रेशियो कितना होना चाहिए, ज़्यादा या कम, उसका कैश फ्लो कितना होना चाहिए, उसका पीबी रेशियो कितना होना चाहिए, दूसरी कंपनी से आप जब कंपेयर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओके मोटा मोटी पी का रेशियो 15 होना चाहिए। कहाँ से आया, जब आपने देखा दूसरे से कंपेयर करके और हिस्टोरिकल डेटा देखा। इसको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन। और लास्ट वाला जो है ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, ये क्या होता है, आपने ऑप्शन के बारे में सुना होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जैसे ऑप्शन के पीछे एक अंडरलाइंग होती है, मतलब उसके पीछे एक एसेट होता है जिसके ऊपर ऑप्शन ट्रेड हो रहे होते हैं। मतलब अगर निफ्टी ऊपर या नीचे जा रही है तो उसके ऑप्शन के प्राइस ऊपर या नीचे जा रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे जा रही है तो उसके ऑप्शन के प्राइस ऊपर या नीचे जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं, कंपनीज ऐसी होती हैं जो किसी एक कमोडिटी पे या किसी और चीज़ पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि ऑयल कंपनीज। अब ऑयल कंपनीज कच्चा तेल जो होता है, क्रूड ऑयल, उसका दाम जो ऊपर नीचे होता है उसके कारण उनके प्राइस में ऊपर नीचे चेंजेस होते हैं। तो ऐसी कंपनीज को वैल्यू करना जहां उनका प्राइस किसी तीसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे हो सकता है आरबीआई के रेपो रेट पे डिपेंड करती हों कुछ कंपनियां कि उनका ट्रू वैल्यू चेंज होता रहेगा, तो आपको उसके कंपैरिजन में निकालना पड़ेगा। तो ये है ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। तो ये 3 मॉडल हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो होप आपको अच्छा लगेगा ये सीरीज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग का। और अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।